तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को देखते समय ही आप लोग पहले कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों का कौन सा विषय एकदम फेवरेट है, यानी कि किस विषय में आपको ज़्यादा मन लगता है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सारे विषय का एग्ज़ाम देना है। जो भी आपका कंपलसरी है, जो भी आपका विषय है, सारे का आपको एग्ज़ाम देना है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है आपका कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। पुष्प में माने तो फूल में, यानी कि पुष्प में, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हम सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो हरे पेड़ पौधों में होती है, यानी कि हरे पौधों में, यानी कि हरे पेड़ पौधे बोल सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर देखो डी नंबर में दिया है हरे पेड़ पौधे, तो इसी पर आप लोग टिक लगा देना, डी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो याद रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 से ना जो अभिक्रिया होता है, CO2 और H2 ये दो से अभिक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण में। तब जाकर आपका CO2 अभिक्रिया करता है तो उसके साथ ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन जब ये टूटता है, यानी कि CO2 टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। लेकिन जब H2O टूटता है तो H2O के साथ साथ ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो हम बोलेंगे कि जल के टूटने के साथ हमारा ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो बाहर निकलता है। तो आंसर आपका ए नंबर वाला होगा, ठीक है। जस्ट अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। हम लोग आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले को, ठीक है। चलो जस्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है तो 5 का सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर, तो कोशिका द्रव्य में 5 का आंसर हो जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। मैंने आपको बताया था कि अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको प्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हो प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है जी। वो क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया आपके वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वह क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। जस्ट इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या आता है। हम लोग का अगला प्रश्न आता है कि घेंगा रोग पनपता है। मैंने आपको बताया था घेंगा अथवा ग्वाइटर, ये मतलब कि घेंगा को आप ग्वाइटर भी बोल सकते हो। तो घेंगा अथवा ग्वाइटर नामक जो बीमारी होती है ना, वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन माने तो नमक, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। इसका एक और नाम है, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। और आपको अगर लगता होगा किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग को डाउट का सोल्यूशन लेने के लिए आप कमेंट कर देना कि सर जी इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे कि इस क्वेश्चन का लगता है आंसर गलत है या फिर कोई भी है, तो आप आंसर कमेंट कर देना। आपके ऊपर आप अगर कमेंट करेंगे तो आपके उस कमेंट का रिप्लाई हज़ारों लड़के दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। तो इसलिए आप शर्माना मत, कमेंट कर देना फटाक से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। जो रक्तचाप हम लोग मापते हैं उसके उपकरण को क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी में नाम दिया गया, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन हम लोग याद करेंगे, ठीक है। स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा जस्ट डी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों और जंतु दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों में। कहाँ पर, तो जीव पौधों में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मैंने बताया था तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 13 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, किसमें, तिलचट्टा में। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। रक्त यानी कि माने तो ब्लड, तो ब्लड एक प्रकार का, रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। तो हम लोग आंसर टिक लगाएंगे 14 का बी नंबर, रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का पेशाब होता है, जो हम लोग का मूत्र होता है, वो क्यों पीला होता है और उसका कारण क्या होता है, ये भी मैंने आपको साथ पढ़ाया था, उसमें बताया था, ठीक है। तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा, यूरोक्रोम के कारण शायद होता है, शायद ही इसका आंसर यही होगा, सी नंबर वाला, ठीक है। देखो अब ऑप्शन में क्लोराइड नहीं सही है, यही सही आंसर होगा, यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। सबको पता है केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में यकृत से। यकृत का नाम सुने? अरे यार यकृत का नाम नहीं सुने तो किसका नाम सुने? यकृत मतलब लीवर होता है, लीवर। और याद रहे यूरिया एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले ही बार इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, मैंने आपको लाइव क्लास चला तो उसमें बताते हैं कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है जो प्रयोगशाला में सबसे पहली बार इसी को बनाया गया था। अभी तक 1,60,00,000 से अधिक प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया जा चुका है, मतलब बनाए जा चुके हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों जो यूरिया का फर्स्ट निर्माण हुआ था प्रयोगशाला में, इसके निर्माता का नाम था ओलर। ओलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 ईस्वी में मतलब कि निर्माण किया था यूरिया का। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं थे क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो जस्ट आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर होगा बिनमन DDT। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो शाकाहारी को आप प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, शाकाहारी। ठीक है, मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आपका क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा, कुआं। ठीक है, कुआं जिससे पहले के जमाने में लोग पानी पिया करते थे। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है। चार्ल्स डार्विनवाद समझते हो ना, चार्ल्स डार्विनवाद। अब हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, जो भी लड़के टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर ज्वाइन करो, वहाँ से हम लोग टेस्ट देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आज ही आपका टेस्ट हो जाए। टेस्ट होगा तो मैं वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है जी? तो इसका कारण होता है एक ही LH। अब LH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय, अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है? किसका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है? आयोडीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निष्कल कणिकाएँ पाई जाती है। निष्कल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो जस्ट आपके न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन। देखो जी, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, वजन यानी कि उसका जो वेट होता है, बहुत लोग कहते हैं कि सर जी इतना से इतना होता है, लेकिन उनका वेट होता है 1.2 से 1.4 के। ठीक है, इतना के करीब उनका वेट होता है। ठीक है, याद रखना, मानव मस्तिष्क का वेट, मस्तिष्क यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखो एक मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर वाला 1.2 से 1.4 के जी, वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष का निवारण हेतु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी? तो हमारा 28 का आंसर क्या होगा? हमारा 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा। अगर वास्तविक होगा तो फिक्स है कि उल्टा भी होगा। ठीक है, जस्ट अगला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखो जी, साइड मिरर के रूप में यानी कि साइड लेने के समय हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप लोग गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो बाइक में जो आपका आईना होता है, जिस आईने में आप देखते हो कि पीछे की वस्तुएं अगर दूर है तो हम साइड आराम से ले लेंगे, वही आईना आपका उत्तल दर्पण का काम करेगा। उत्तल दर्पण याद रहे, लेंस में मत चले जाना। लेंस में भी आप लोग टिक लगा देते हो, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन ऐसा गलती मत करना। ठीक है, एग्जाम में अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो जी, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब होता है? देखो याद रखना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर ABC करके दिया गया ना, सारा आपको लफड़ा फंसाएगा। देखो अवतल लेंस में एक तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो काल्पनिक है तो पक्का आभासी है, और आभासी और काल्पनिक जब बनता है तो पक्का वो पूर्ण रूप से सीधा बनता है, और जब सीधा बनेगा तो उसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा। ये भी हमारे लिए सत्य है, तो हमारा आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रा क्या होती है? तो सबको पता है कि ऊर्जा का सही मात्रा जूल होता है। जस्ट अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस घटना का कारण होता है? आकाश का रंग नीला किस घटना का कारण होता है? परकिरण। ठीक है, परकिरण के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो हमको नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति यांत्रिक में यात्रा कर रहा है, अगर वहाँ से वो आसमान को देखेगा या फिर चंद्रमा पर खड़े होकर आसमान को देखेगा तो उसको काला दिखाई देगा। ये सब डिपेंड किस पर करता है? तो रंग के ऊपर डिपेंड करता है, किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसका तरंग दैर्घ्य कम है, उसी के अनुसार ये डिपेंड करेगा। तो ऑलरेडी वो चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले उस चैप्टर में, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी का है तो 25 सेंटीमीटर टिक लगाना। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, mm सब दिया है, तो आपको सेंटीमीटर को चूज करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो पहले एक बात आपको समझ लेना है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर, याद रहे उत्तल लेंस का हर चीज़ प्लस में होता है, चाहे वो लेंस की फोकस दूरी हो या फिर उत्तल लेंस का क्षमता हो, सब प्लस में होता है। तो यहाँ पर अगर फोकसांतर प्लस में है तो इसकी क्षमता भी पक्का प्लस में ही मिलेगा। तो इससे आप दो चीज़ काट दो, माइनस वाला बी और सी को काट दो, क्योंकि ये माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस में कुछ भी माइनस नहीं होता है। तो हम देखेंगे 50 दिया है और P बराबर हमारा होता है 1/f। तो हम क्या करेंगे, f का मान रख देंगे नीचे 50, 50 चूँकि सेंटीमीटर में है और क्षमता को चाहिए डायप्टर यानी कि मीटर में, तो ऊपर हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करेंगे तो 50 100 से 2 बार में कट जाएगा, तो पक्का प्लस में 2 डायप्टर मिलेगा, माइनस में तो नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि उत्तल लेंस दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, पूरे 5 और 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है, 2 नियम होते हैं, ये भी पूछने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदेशक भाग जो होता है वो किसका होता है, किस दर्पण का, किस लेंस का। तो हम लोग क्या बताएंगे, अरे वाह क्या बात है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, लेंस इसमें लगाना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो हमारा 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या इसका नहीं होता है, क्या नहीं होगा, तो इसका एक ही चीज़ नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण, बाकी सब होगा। देखो एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे, एक प्रिज्म से अगर एक वर्णी अगर हम किरण को गुजारेंगे ना तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बाकी सब होगा लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का। ठीक है, मैं आपसे